नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सबका अपना अंकुश। तो आज हम सब आ रखे हैं क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष मिस सुहाना मैम के पास। नमस्कार मैम। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमको वक्त दिया। आप सबका ही भी धन्यवाद। और बताइए कि क्या सवाल लेकर के आए हैं इस बार आप हमारे लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैम से कि मैम ने इस पार्टी का निर्माण कैसे किया और मैम की पार्टी का उद्देश्य क्या है, कैसे मैम को ये आइडिया आया क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, क्रांति डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण के विरुद्ध है, कि महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए हम सब आगे आए और इसी उद्देश्य से इस पार्टी का निर्माण किया गया है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आइए और जुड़िए। आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से आज के दौर में सरकार की ये जो हालत हो गई है, जिस तरीके से महिलाओं के क्राइम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे ही मुझे एक ख्याल आया अंकुश जी कि मुझे जरूर इस तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए और महिलाओं के लिए ये काम करना चाहिए। मैम, हमारे देश के अंदर रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि हर 16 मिनट में एक वुमेन क्राइम होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये हमारे लिए बेहद ही शर्मनाक बात है कि आज जब हम 21वीं सदी में बैठे हैं और हम बात जहाँ करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की, और पहले वाली भी जितनी भी सरकारें रही सबने बेटियों के लिए काम किया, लेकिन वो सिर्फ कागजी ही लेवल पे रहा। वो कभी हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना देख पाते हैं, हम सब उस बात के अच्छे से गवाह हैं। अभी हमने देखा कि हाथरस केस जो हुआ वो इतनी दरिंदगी उस लड़की के साथ की। ठीक है, ये समाज में ये बुराइयां थी और चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार भी उस पर रिएक्ट इस तरीके से करेगी तो फिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है इसकी जिम्मेदारी आप और हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी और हम सबको आगे बढ़ना होगा कि हम सब महिलाओं के लिए काम करें और उनको एक नई दिशा की ओर बढ़ाएं, उनको एक सहयोग करें कि नहीं वो सुरक्षित है इस देश में। उनको सुरक्षित जब तक महसूस नहीं करेंगी तब तक हम सशक्तिकरण, जो एक शब्द हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण, वो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो तब तक आगे बढ़ेंगी। मैम, जो ये आपने पार्टी का निर्माण किया है, ये कुछ बजरंग दल या आरएसएस की तरह, क्योंकि उसमें भी ऐसे संगठन है और उसमें भी लोगों को जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि हम लोग संस्कृति का बचाव करेंगे, संस्कृति को बचाएंगे, वो लोग भी ऐसे एक साथ मिलकर देखते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल अपोजिट बात हो गई है। ये बजरंग दल और आरएसएस जो भी है उन सब जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम बचाव की बात यहाँ जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो आरएसएस और बजरंग दल है वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो। वो तो कभी कहते ही नहीं है कि महिलाओं की हम सुरक्षा करेंगे। महिलाओं को तो वो बैकफुट पे लाना चाहते हैं। उनका तो कहना है कि मंदिरों से दूर रखो, शिक्षा से दूर रखो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाओं को उस लेवल पे, उस प्लेटफॉर्म को हम प्रोवाइड कराएं, उसको निडर होकर के आगे बढ़ने की हम शक्ति दें। तो हमारा उद्देश्य यहाँ संविधान को साथ लेकर के, जो संवैधानिक अधिकार एक महिला को मिले हैं, हम उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो बजरंग दल और ये सब जो नेता आज की पार्टी हमारी केंद्र सरकार जिसके हाथों से चल रही है, आरएसएस जैसे, तो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये यहाँ बात महिलाओं की हो रही है और वो भी संवैधानिक तरीके से उसको आगे लाने के लिए। सच कहें तो यही एक बड़ा उद्देश्य है कि जो बजरंग दल जैसे जो दल है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बैकफुट पे लाना चाहते हैं, उनको डरा देना चाहते हैं ताकि वो हिम्मत ही ना कर पाए कि वो कभी आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखिए, जब आपके अंदर असुरक्षा की भावना आती है किसी भी लड़की के अंदर, तो सबसे पहले वो डर के सहम करके घर में बंद हो जाती है, तो वो शिक्षा से दूर हो जाती है, वो अधिकारों को नहीं जान पाएगी तो वो लड़ नहीं पाएगी। और हम
हम उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये एक कदम है। मैम, जो क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका आपको आइडिया कहाँ से आया? कहाँ से आपको लगा कि हमें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए, महिलाओं की रक्षा के लिए हमें भी एक संगठन का निर्माण करना चाहिए? अंकुश, मैं हर रोज ये देखती हूँ सोसाइटी में जो हो रहा है, और मैं खुद उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ जब देखती हूँ कि 5 साल की बच्ची के साथ हो गया, 2 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ, फिर हाथरस केस, इतना खतरनाक क्राइम होता है, और कहीं ना कहीं ये क्राइम इस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, इतनी हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि जब मैं एक महिला हूँ और मेरे अंदर भी वो दर्द कहीं ना कहीं वो पैदा हो जाता है, और जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन कैसे सेफ रहेगी, तो मैं सहम जाती हूँ। और मैं कई बार मैंने कोशिश की कि क्या बड़े लोग जो बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते तो आज शायद देश में ये हाल नहीं होता। आज हाथरस केस की गुड़िया को रात को नहीं जला दिया होता। तो हमारे जैसी महिलाएं जब तक इस बारे में नहीं सोचेंगी, वो कदम नहीं बढ़ाएंगी, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव बहुत ज़्यादा। मैम, जो क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसा कि आपने बताया, इसका उद्देश्य है महिलाओं पे जो क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनको साथ देना और उनके खिलाफ लड़ना। तो मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, तो आपको कोई परेशानियां भी आएंगी इस पार्टी को निर्माण करने में, और जब आप काम करते होगे तो कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा? मैं खुद एक महिला हूँ और मैं हर रोज इन सब समस्याओं का सामना करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि मैं इतनी उम्र मेरी हो गई है और आज भी मैं उन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, तो बस एक ही ख्याल आता है कि जो एक कम उम्र की लड़की है, जिसको समझ नहीं है, ना ही संविधान की समझ है, ना ही सोसाइटी की समझ है, जब मैं ये देखती हूँ कि अगर वो अवेयर ना हो तो उसके साथ क्या क्राइम हो सकता है, तो मन कहीं ना कहीं सहम जाता है इस बात से। और मैं उन्हें शिक्षित करने के लिए इस कदम को बढ़ा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ इसमें हर महिला और हर पुरुष, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है, बस उस पुरुषवादी सोच के खिलाफ है जो ये कहते हैं कि महिलाओं को घर में बंद होना चाहिए, ये उनके खिलाफ। लेकिन मैम, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, लड़कियों के, वो तो घर में रहने के लिए इसलिए कहते हैं कि वो जब बाहर का माहौल देखते हैं, हमारे समाज का माहौल देखते हैं, तो उनको भी डर लगता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे उसका पूरी जिंदगी खराब हो। देखिए, ये माहौल कहीं ना कहीं इसके लिए आप और मैं भी जिम्मेदार हैं। आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया होता, अगर वैसा माहौल आज देश में नहीं होता, तो हर माँ बाप आज सुरक्षित महसूस करता। उसको भी पता है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है, इतना उसका लेवल खराब हो गया है, लोग लड़ने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्राइम तो हो ही जाएगा। जो पुलिस के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा, जो उनके बेटी के साथ जो लंबे टाइम तक शोषण होगा, उससे कैसे लड़ा जाएगा, तो लोग उस डर से डर जाते हैं। और ये बदलाव एक सोच से, जब हम अपने बेटे को ये सिखाएंगे कि नहीं, आज तुमको भी उतना ही अधिकार जितना तुमको दिया है मैंने, उतना ही मेरी बेटी को भी है। जब हम ये अधिकार सिखाएंगे तो ये बदलाव आएंगे। घर में बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है, घर में बंद करके रखना, आप किसी भी क्राइम को रोक नहीं सकते। आप उनको सिखाइए कि बेटा बाहर निकलो तो सुरक्षित निकलो, ये जरूरी है। तो मैम, वो किस तरह से सुरक्षित निकल सकती है? सुरक्षित निकलने का एक ही तरीका है कि उनको आप समझदार बनाइए बचपन से। आप उनको बताइए कि गलत और सही में फर्क करना सिखाइए। और जब तक हम उन्हें ये एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक हम उनके अधिकार नहीं बताएंगे, जब तक हम उन्हें घर में अधिकार नहीं देंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये बताएं कि वो कैसे आगे बढ़े। मैम, एक बच्ची है, आपने एक बार जिम्मेदारी दे रही है, उसको आप हर चीज़ सिखा देते हैं, सेल्फ डिफेंस भी सिखा देते हैं, लेकिन मैम अगर 4 लोग आपके साथ ऐसे करते हैं, इसके लिए हमें और आपको आगे आना होगा। देखिए, आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं कि जो महिलाएं होती है वो शारीरिक रूप से
पहले ही सवाल में इसका आंसर है। आपने मुझसे सवाल किया कि मैम कैसे लड़कियों को बाहर भेजें, तो हमें ये सोच में बदलाव लाना होगा और ये एक दिन में नहीं होगा। ये लंबे दौर का प्रयास है, ये लंबा प्रयास है और हमें लगातार करना होगा, तभी ये बदलाव आएगा। ऐसे ही ये बदलाव अचानक से नहीं आएगा। जैसे कि आपने भी बात की कि हमारा जो देश है उसको हम पुरुष प्रधान देश कहते हैं, यहाँ पुरुषों की ही वैल्यू है। तो यहाँ अगर औरत की यहाँ पूजा की जाती है, जिस देश में आप और मैं बैठे हैं उस देश में देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन हमारी पार्टी ये कहती है हमें नहीं चाहिए हमारी पूजा, नहीं हाथ करिए, नहीं चुकाइए हमारे सामने सर, लेकिन सम्मान अपने बराबर ही दिला दो, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। सम्मान की जरूरत है, आप बस अपने बराबर दर्जा दिला दीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैम, क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से अपने कार्य करती है, किस तरह से विरोधी का प्रचार करने में कार्य तत्पर है? अभी देखिए, अभी इसके लिए एक टीम बनाई जा रही है और इसका निर्माण किया जा रहा है कि टीम अपना काम को कैसे करे। ये महिलाओं को संवैधानिक अधिकार उनको सिखाने के लिए काम करेगी और लोगों को ये बताएगी कि वो अपनी बेटी और बेटे की वो कैसे परवरिश करे, किस तरीके से बदलाव करे। अब उन्हें अधिकार सिखाए, उनको जिम्मेदारी सिखाए। जब तक उनको जिम्मेदारी नहीं सिखाइएगा तब तक सिर्फ लड़कियों को बचा लेना उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है कि लड़कों को भी उतना ही शिक्षित करें। सही और गलत की फर्क देना बहुत जरूरी है। समाज में हम छोटे छोटे बदलाव से ही कहते हैं कि बड़ा बदलाव आता है, गागर से ही सागर बनता है। तो बूंद बूंद करके ये बदलाव आपको और हम सबको मिल करके ये करना होगा, तो जरूर हम सफल होंगे। मैम, आपकी को एजुकेशन के बारे में क्या राय है? क्या हमारे देश में हर जगह को एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। देखिए, आप चीज़ों को जितना अलग रखेंगे उनमें उतना ज़्यादा उसको जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, और जब वो चीज़ें पास रहेंगी, जब वो चीज़ें उसके बारे में जानेंगे, बच्चे पास रहेंगे, तो उनके अंदर है ना एक होता है ना कि आप जब पर्दे के अंदर किसी बच्चे से कुछ चीज छुपा के रखिए तो वो क्या करता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी बन जाती है, यार क्या चीज है, मैं देखूं, उसे जानूं। और जब तक वो उसको जान नहीं लेगा ना तब तक वो बेचैन रहता है, चाहे वो गलत तरीके से या सही तरीके से कैसे भी जाने, वो बस जानना चाहता है। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब वो एजुकेशन होगी, साथ में शिक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी कम होगी और क्राइम भी उससे कंट्रोल में आएंगे। तो मैं तो कहती हूँ बहुत ज़रूरी है लड़का और लड़की के भेद को हम मिटा करके शिक्षा को पे ध्यान दें। मैम, हमारे देश में एक लोगों के अंदर भावना है, और जैसे कोई लड़का और लड़की साथ में घूमता है तो उसको एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये आज का गठा हुआ समाज नहीं है, ये बहुत पुरानी सामाजिक रीतियां हैं जो चली आ रही है। समाज की एक तरीके से मैं इसको बुराई कहूँगी, जो समाज में लंबे टाइम से में डाली गई है। उन लोगों के द्वारा जो पुरुष प्रधान जो लोग थे वो राज करना चाहते थे, और उन्होंने अपने अनुसार इस तरह की रीतियों को बनाया कि उसमें ही उलझ करके रह जाए। वरना मुझे लगता है कि देश का विकास प्रथम में आना चाहिए, देश का विकास पहले आना चाहिए, और लड़का लड़की का मुद्दा तो बहुत बाद का है। पहले तो बच्चों की एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए, उनका सक्सेस होना जरूरी होना चाहिए। लड़का और लड़की मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये जो मुद्दा बनाया हुआ है ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा बनाया गया है। मैम, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं एमसीडी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तो ये जो क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी ये सिर्फ संगठन या एनजीओ की तरह काम करेगी, या फिर आप किसी उम्मीदवार को एमसीडी चुनाव में उतारेंगे? देखिए, अभी तो उस लेवल पे इसको समय लगेगा आने में, और मैं जरूर चाहूँगी कि एमसीडी के चुनाव में इससे प्रतिनिधि उतरे। उसके लिए अभी काम किया जा रहा है, उसके लिए अभी आगे की रणनीति बताएंगे आपको। मैम, अभी हम सब देख रहे हैं कि करीबन 2.5 महीने के करीबन होने जा रहा है किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपकी क्या राय है? किसान जो अपना आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, अन्नदाता जो देश में कहा जाता है वो
हम सब के लिए ही किसी भगवान से कम नहीं है, और वो जो कर रहे हैं वो अपने अधिकार मांग रहे हैं। अगर किसी ने वो तीनों कानून पढ़े हों तो वो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। बल्कि मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि हर किसी को उन किसानों का साथ देना चाहिए और उनके साथ आकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस लड़ाई में उनका साथ देना। आज सिर्फ आपको लग रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर एक आम आदमी का है। क्योंकि जो किसान बिल है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके वजह से देश में जो महंगाई की मार होने वाली है उसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति की जेब पर जाएगा। तो ये हर एक व्यक्ति की लड़ाई है, किसानों ने तो बचा लिया देश को। मैम, लेकिन लाल किले पे जैसे मिलेगा 26 जनवरी को इतने ज़्यादा उत्पाद मचाया गया और हमारे देश की जो एक नाम था वो काफ़ी नीचे स्तर पर गिर चुका है, क्योंकि हमारे देश में लाल किला सर एक राष्ट्रीय संपत्ति है और वहाँ पर से जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है जिसको देश का भगवान मानता है उसको नीचे गिरा के और अपना झंडा लगाया। तो सब लोग कह रहे हैं किसानों द्वारा किया गया और किसानों की आलोचना है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगी कि लाल किला जो है वो राष्ट्रीय धरोहर थी, लेकिन अभी तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अगर आपने स्टडी किया हो तो उसको डालमिया को दे दिया गया है लीज पर। ठीक है, वो राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा अभी तो नहीं है। अगर वो वापस चाहिए तो उसके लिए देश को अब पैसा उसको देना पड़ेगा। हमारा जो ध्वज है वो तो राष्ट्रीय है, बिल्कुल राष्ट्रीय है। तो उस पर फहराने का अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पे कि वहाँ पे झंडा किसने फहराया। तो ये एक जांच का विषय है और जांच का विषय है, और ये भी सामने आ चुका है, बहुत सारी फुटेज और बहुत सारे वीडियोज इससे आए हैं कि एक दीप सिद्धू नाम का जो व्यक्ति था उसने झंडे को फहराया, उसमें किसानों का तो कहीं हाथ ही नहीं है। लेकिन मैम वहाँ पे लाल किले पे किसान नेता भी देखे गए कुछ, और ये और भी फोटोज मिल रहे हैं जहाँ पे लेकिन किसान नेता तो नहीं थे ना, वो तो सीधे सीधे साबित हो गए ना कि जो दीप सिद्धू था वो बीजेपी का व्यक्ति है। उसके साथ बहुत सारी फोटोज उसकी वायरल हो रही है, बहुत सारी उसकी वीडियोस वायरल हो रही है, तो ये तो सीधे साबित होता है कि वो बीजेपी का कराया गया। मैंने उसने कई दिन पहले बोल दिया था कि मैं किसी बीजेपी पार्टी का नहीं हूँ। उसने वीडियो वायरल करी थी, उसमें बताया गया था कि मैं बीजेपी पार्टी का नहीं हूँ, जिससे भ्रम फैलाएगा। देखिए, रातों रात आप भी बोल दीजिए अंकुश जी कि अब रिपोर्टर नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि आप जो हैं वो तो साबित होता है ना, आपको जान रहे हैं लोग उस नाम से, तो आप कैसे ये बात बोल देंगे? आपने रातों रात बोल दिया कि मैं तो आज से रिपोर्टर ही नहीं हूँ और हमने मानना बंद कर दिया, ये कैसे? मैम, जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो गांव के किसान हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो 3 कृषि कानून है और वो है क्या। सरकार लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानून सही है, तो फिर भी वो लोग आंदोलन में आ रखे हैं, लेकिन मैम उनको पता ही नहीं है कृषि कानून क्या है, तो क्यों आंदोलन में आ रखे हैं, क्यों इतनी भीड़ जमा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो किसान अनपढ़ है और ना ही वो अशिक्षित है, ना ही वो नासमझ है। जो आए हैं वो अन्नदाता हैं और वो अपने अधिकारों को जरूर जानते हैं। एटलीस्ट उन व्यक्तियों से बहुत अच्छा है जो घर में बैठ करके ये इंतजार कर रहा है कि बदलाव कोई और कर देगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं और उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या कानूनों में है, उन्होंने सबने पढ़ रखा है। आप जरा जाइए गाजीपुर बॉर्डर, आप जाइए टिकरी बॉर्डर, आप जाइए सिंधु बॉर्डर, आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति को कितनी नॉलेज है। मैम, कई किसान ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि किसान बिल है क्या। उन्हें ये तो पता है ना कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको ये तो पता है ये ना। तो हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि उनको भ्रम फैलाया जा रहा हो, क्योंकि जब वो पढ़ ही नहीं सकते, उनको खुद स्टडी नहीं कर पा रहे कि है क्या किसान बिल, तो ऐसा भी तो मान सकते हैं कि जो ऊपर के लोग हैं वो राजनीति करने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना उनको कि भ्रम इस बात का फैलाया जा रहा हो कि कानून सही है। क्योंकि अगर इतने लोग बात को कह रहे हैं, अगर इतने लोग धरने पे 70 दिन से लोग अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं? अगर वो इतनी ही सही है सरकार, तो किले क्यों लगाई गई, इतने बैरिकेड क्यों लगाए गए, इतना क्यों किया जा रहा है भाई? बात चल 26 जनवरी को बैरिकेड नहीं लगे थे, इसलिए उस दिन लाल किले पर ये जो कांड हुआ वो हो गया। अगर बैरिकेड अपना लगाया और वो बोले कि मैं दिल्ली में परेड निकाली तो कैसे? क्यों भाई? दिल्ली भी तो उनका है, उनका नहीं है क्या दिल्ली? आप नहीं मानते क्या उनको वो दिल्ली उनका है?
मैम दिल्ली उनका है, लेकिन हर चीज़ शांतिपूर्वक होनी चाहिए। कौन सा क्राइम किया है? आप गाजीपुर बॉर्डर गए हो, कभी आपने सुनी कोई घटना? क्या वहाँ रेप हुआ? क्या वहाँ कभी किसी का मर्डर हुआ? क्या वहाँ कौन सा क्राइम हुआ? बताइए। शांतिपूर्ण आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है वो शांतिपूर्ण चल रहा है 70 दिनों से, वरना क्राइम तो हर 2 मिनट में होता है, उसको शांतिपूर्ण कहेंगे? मैम ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि कहीं से फंडिंग आ रही है इस आंदोलन के लिए बहुत सारी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फंडिंग के बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम सबको उनके लिए फंडिंग करनी चाहिए, हम सबको देना चाहिए, क्योंकि जो अन्नदाता लड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं लड़ रहे हैं डायरेक्टली, कम से कम वो अधिकारों को जान करके बैठे हैं इतने दिनों से। और ये फंडिंग की बात है ना, ये एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जाता है, एक भ्रम है जो सरकार के द्वारा और आरएसएस बीजेपी जैसे लोगों के द्वारा ये सब भ्रम है जो फैलाया जाता है, जो मुद्दे को भटकाया जाता है। मेन मुद्दे पे आइए ना, अब बात करिए किसान बिल की, क्यों बैठे हैं वो? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम बात नहीं कर सकते? मोदी जी ने तो बोला कि एक कॉल की दूरी है, बस आप उनसे कभी भी बात करिए। नंबर मुझको भी ला के दे दीजिए, मैं भी बात कर लूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। आप एक नंबर एक बार जरा हमको भी बताइए कि कौन सा है वो नंबर, हम भी जरा बात कर लें। कह देना और कर देने में फर्क होता है, सिर्फ बातें बना देना। उनको बंगाल जाने की फुर्सत है, उनको गुजरात जाने की फुर्सत है। किसानों की इतनी शहादत हो गई, उनको एक बार फुर्सत नहीं हुई कि वो आकर के एक बार पता ले लें, और वो कहते हैं मेरे ही देश के लोग हैं, आतंकवादी तो नहीं है ना। जिस तरह की बैरिकेडिंग टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे की गई है, गाजीपुर बॉर्डर पे की गई है, अगर ऐसी ही अरुणाचल प्रदेश में की गई होती ना, तो आज गांव नहीं बसा चुका होता चाइना। आज मोदी जी इस तरीके से फेल नहीं हुए होते, जिस तरीके से उन्होंने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों पे आपको भरोसा नहीं है। कैसी सत्ता में बैठे हो आप? कौन सी आपके मन में कौन सी ऐसी मंशा है? वो तो संविधान को ताक पे रखना चाहते हैं। आप जरा आज का बजट पढ़ के देखिए, वो तो हर चीज बेचना चाहते हैं, बस किसान है कि अपनी जमीन पे अड़ा हुआ है, किसान बेचने नहीं देना चाहता। वरना देखिए, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, हर चीज LIC बिक गई, हर चीज बिक गई देश की, और बस एक किसान डटा हुआ है अपने अधिकारों के लिए। उसको तोड़ना चाहती है बीजेपी, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि भारत की रीढ़ उसी को कहा जाता है। किसान जो है वो भारत की हड्डी है, रीढ़ है, वो नहीं टूटने वाला, चाहे जितनी कोशिश करें। मैम आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी जैसे आलोचनात्मक शब्द यूज करके उनकी जो मनोबल है वो गिरा रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगी कि उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, और ऐसे लोगों का ना को आज नहीं तो कल आईना जरूर दिखेगा, और उनको भी समझ आएगा। और ये जो शब्द आपने अभी बोले, मैं तो उनको नहीं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि ये अंधभक्तों के द्वारा ही बोले जा सकते हैं। कोई सही व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो गोबर नहीं खाता, वो अन्न खाता है, और उसको पता है कि अन्नदाता का सम्मान कितना जरूरी है। तो इसका मतलब आप किसानों का पूरा समर्थन करते हैं, और क्वेश्चन की आप गए गाजीपुर बॉर्डर में किसानों का समर्थन करने? जी, मैं बिल्कुल गई हूँ, और मैं हमेशा जाऊंगी, और मैं हमेशा किसानों का समर्थन करूंगी, और ये बिल तो वापस होके रहेंगे चाहे कुछ भी है। मैं बिल्कुल किसानों का समर्थन करती हूँ, और गाजीपुर बॉर्डर भी मैं गई हूँ, मैं सिंधु बॉर्डर भी गई हूँ, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी भीड़ थी, ट्रैफिक था काफ़ी, तो हम सिंधु बॉर्डर पे डायरेक्टली मैं नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन हाँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर गई हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग शांतिपूर्ण रूप से इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि उन्हें एक बात जरूर करनी चाहिए। आप आखिर इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपको हमने सत्ता दी है मनमाना करने के लिए नहीं, तानाशाही करने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए दी है। आप आइए और कदम बढ़ाइए। मैम हमारे देश में जो संविधान है उसको लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। लोकतंत्र में मैम हमारे देश में संविधान जो है सबसे ऊपर है, और ये मैम सबका राइट है कि कोई भी जाकर रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर
आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। तो मैम किसानों को क्यों नहीं दिल्ली में घुसने दिया गया और रामलीला मैदान में क्यों उनको आंदोलन नहीं करने दिया, इस पर क्या राय है? देखिए, संविधान की धज्जियां तो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं आज से नहीं बहुत टाइम से उड़ा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना आरएसएस और बीजेपी का, तो वो संविधान ही है। संविधान को वो अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान जो आज चल रहा है, जिसकी मान करके जिसको पूरा देश फॉलो करता है, वो खत्म हो जाए। तो जो विरोध करने का उनके पास उनका अधिकार है, आंदोलन करने का किसानों के पास अधिकार है, आपके पास भी अधिकार है। लेकिन आप रिपोर्टर साहब, आप भी जरा थोड़े दिन किसानों का समर्थन करके देखिए। आप जेल में नहीं गए और रिपोर्ट नहीं हो गई आपके नाम की, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये सरकार की तानाशाही है जो सरकार कर रही है। लोगों की बात इतने दिन में आपको सुन लेनी चाहिए थी, और जिस तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं वैसे देश नहीं चलेगा। देश हमारा है और सुननी तो आपको हमारी पड़ेगी। मैम अब सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सरकार को एक ही बात कहूँगी कि जिस तरह की नीतियों का वो पालन कर रही है, जिस तरीके से वो आरएसएस का चमचा बन करके बीजेपी काम कर रही है, वो उसका चमचा ना बन करके एक अपनी समझ से और संवैधानिक तरीके से काम को अगर करे तो देश आगे बढ़ेगा और देश एक सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और अर्थव्यवस्था की जरा बात कर ले कि अर्थव्यवस्था जो गर्त में है, आज इतने युवा बेरोजगार बैठे हैं घर में, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? इतनी सारी बातें आपको सोचने की फुर्सत है। रेल बेच दो, सब बेच दो, LIC बेच दो, इतनी सारी संस्थाएं आपने बेच दी हैं। आपको इतनी फुर्सत है कि सब कुछ आप बेचने का सोच सकते हो। युवाओं को रोजगार देने का भी तो सोचते हो, वो भी तो बैठे हैं। अभी तो जरा किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस दिन छात्र सड़कों पे उतरे तो उस दिन सोचिएगा कि क्या होगा, मोदी जी की धोती ना भूल जाए कहीं। बात कर रहे हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल ये कि क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हर किसी का स्वागत है। और क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी में किसी भी व्यक्ति का, हर तरह के व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या व्यक्ति हो, आदमी हो, औरत हो, हर किसी का स्वागत है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये पार्टी है। ये पार्टी हर व्यक्ति के लिए है, बस एक चीज के लिए नहीं है। पुरुषवादी सोच जो व्यक्ति रखता है वो उसकी इस पार्टी में नहीं आ सकता है, वो इस पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैम हम देख पा रहे हैं कि जो क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी का लोगो है, इसमें जो ये हैंड है, ये लड़की का हाथ है और इसके ऊपर मिसाल आपने थमा रखी है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको ऐसे इस लोगो बनाने का? इस लोगो बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बदलाव के लिए एक क्रांति जरूरी होती है। जब तक क्रांति नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव के लिए क्रांति जरूरी है। उसी से ही मेरे सोच थी, जला लो मशाल न्याय के लिए, करो क्रांति बदलाव के लिए। तो क्रांति तो आपको करनी होगी। कोई अगर ये सोचता है कि आपके लिए कोई और लड़ लेगा, तो इस भ्रम में कोई भी ना रहे। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष। अगर आप ही अपने लिए अधिकारों के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई भी आपके अधिकारों को आपको नहीं देगा। तो आपको मशाल जलानी पड़ेगी, और आपको न्याय की मांग करने के लिए आपको हमेशा अपने हाथ में एक मशाल लेकर के चलना होगा कि आप खड़े हैं इस न्याय के लिए। मैम एक बार ये बता दीजिए, क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई भी जो व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया है? देखिए, क्रांति डेमोक्रेटिक पार्टी में जुड़ने के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन आप हमें कॉल करिए, हमसे मिलिए, और हम आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देन उसी के अकॉर्डिंग आपको काम प्रोवाइड कराया जाएगा, और आप उसी तरीके से समाज में इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। समाज के लोगों को आप जोड़ें और लोगों को अवेयर करें उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में हर कोई जुड़ सकता है? बिल्कुल, पूरे इंडिया में कहीं से भी हर व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया, क्रांति डेमोक्रेटिक जो पार्टी है
यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और कहीं का भी हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी। यहाँ तक कि हमने ये भी बताया कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आपको शो हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके कॉल करिए। और ये सबको अनुरोध है कि सब लोग जुड़िए और समाज में एक दूसरे की हेल्प करिए, मदद करिए। खासकर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।